आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा हैंड रेस करके बताएं, 2-4 लोग के प्रॉपर ओके आ रही है आवाज आपको। ठीक है जी, आज हमने बेसिकली कल मैंने आपको कहा था कि चूंकि आपका टेस्ट है और उस टेस्ट के लिए आप उससे कह रहे थे जी कोई आपसे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने मुझसे डिस्कस करने हैं। तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं जो आपको भी दिए गए हैं, और अगर आपने उन नोट्सों में से कोई मुझसे क्वेश्चन करना है तो एक तो आप उस क्वेश्चन का हाथ खड़ा कर पूछें कि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। एक तो आप बताएंगे मुझे पेज नंबर, एंड देन उस पेज नंबर पे कौन सा प्रॉब्लम है, तो वो फिर आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं कि जिस प्रॉब्लम में आपको हमें क्या जो है वो चीज करनी है। तो 1 मिनट जी, मैं अपने नोट्स खोल लेता हूं ताकि आप भी, आपके पास भी हो तो मेरे पास भी हो। जी, अब आप जरा आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट जी जरा माइक थोड़ा सेट कर लूं। जी, आपका क्वेश्चन, पेज नंबर बोलेंगे फिर क्वेश्चन बोलेंगे?
सर ये मैंने इंडेक्स नंबर का सर किया था प्रैक्टिस एक्सरसाइज सर, वो बाकी तो हो गए हैं सर। ये एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला था, 59 है पेज नंबर। पेज नंबर 59 है, एक मिनट सर जब हमने सर ये इसका जो बी पार्ट है ना सर शुरू में ही, नहीं, तो किस क्वेश्चन जब का हमने सर वेटेड, क्वेश्चन नंबर बोले सर ये ना? 7 क्वेश्चन का सर बी पार्ट है जी 59 पेज पे जी जी स्टार्ट में सर। जी। सर इसका जो मतलब जब हमने वेटेड एग्रीगेटिव सर प्राइस इंडेक्स निकाले ना, तो फिर सर इसकी इंटरप्रिटेशन हम सर कैसे लिखेंगे? इसमें सर थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है। बस इंटरप्रिटेशन जो है वो उसी तरह से ही है कि अगर तो वो उसका 100 से ज्यादा हो गया है तो आप कहेंगे ये इतने परसेंट जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्योंकि यूनिट प्राइस दी हुई है ना उसकी। और अगर वो इंडेक्स नंबर 100 से कम है, इंडेक्स नंबर की इंटरप्रिटेशन तो हर जगह वही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ओके उसके कैलकुलेशन का जो मेथड है कि जी ये सिंपल एग्रीगेट करना है या वेटेड एग्रीगेट करना है, तो सिर्फ उसका मेथड का डिफरेंस है। इंटरप्रिटेशन तो हर जगह वही रहेगी। अगर इंडेक्स नंबर का आंसर 100 से ज्यादा आ जाता है तो हम कहेंगे जी इतने परसेंट जो है वो प्राइसेस को इंक्रीज कर गई हैं। और अगर 100 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे जी कि इतने परसेंट जो है वो उनकी प्राइसेस में जो है वो डिक्रीज आ रही है। यानी कि वो फर्क नहीं है कि आप कहेंगे वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो वो इंटरप्रिटेशन उसकी उसी तरह रहेगी, वो इंटरप्रिटेशन में कोई फर्क नहीं। हाँ ओके जी सर। ठीक है जी। सर जब हम जी जी सर जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो सर जब उसमें सर मतलब कि वो जो पोर्शन होता है रिलेटिव प्राइस का सर, हम्म। जब वो जो सर वो उसकी जो फर्स्ट ईयर की जो होती है वैल्यू, हम्म। सर वहां पे आपने हाइफन का साइन यूज किया हुआ जी था। वो तो सर इस हाँ सर जी वो इसलिए और बुक्स पे सर जी, और बुक्स पे सर उन्होंने सर 100 लिखा हुआ है, तो सर वो फिर वो उन्होंने किस सेंस में 100 लिखा हुआ है वो और आपने सर एक्चुअली किस सेंस में? उन्होंने, मैंने भी तो जब फाइनली मैंने कैलकुलेट किया ना, फाइनली जब इसका किया है तो वो देखे उसमें मैंने 100 लिख दिया है। जो बेस ईयर होता है जिसका आपने कंपैरिजन परफॉर्म करना होता है, जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर 100 होता है। अब उस इंडेक्स के लिए हमें रिलेटिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करने थे। रिलेटिव इंडेक्स तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो अंडरस्टूड है कि इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 100 ही आना है। तो बुक वाले ने ऐसे ही पहले ही उसको 100 लिख दिया, तो कोई बात नहीं। हमने भी इंडेक्स नंबर की जब फाइनल कैलकुलेशन में जाके लिखा है तो हमने उधर भी 100 कर दिया। तो आप चाहे पहले लिख दें या आखिर में लिख दें, ये मैटर नहीं करता। ओके सर। सर ये पेज नंबर 57 में सर ये जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 12 सर, इसमें सर ये एक वैल्यू मिस प्रिंट हुई हुई है सर। इसमें ये जो सेकंड लास्ट वैल्यू है ना, पेज नंबर 57 है और जी सर, इसमें उसकी जो एग्जाम्पल एग्जांपल नंबर नंबर 12 है सर। 12 है जी। कौन सी जी वैल्यू? सर। सर ये जो डिफ्लेटेड इनकम है ना सर, इसकी जो सेकंड लास्ट वैल्यू है ना सर, वो 61 मतलब 6142 है, और ये यहाँ पे लिखी हुई है 9142। जी ये थोड़ी सी करेक्शन है। ये मैंने एक्चुअली ना आपको गलती से उसने पुराने कई नोट्स दे दिए हैं और उसमें माइनर, ये नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क है। एक दो जगह जो मुझे करेक्शंस पता थी वो मैंने कर ली थी, लेकिन ये उसने आपको पुरानी ही कॉपी दे दी है। तो बिल्कुल फार्मूला चूंकि आपको क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू था, तो आप बिल्कुल इसकी करेक्शन कर लेंगे तो ये फिर सही हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। ओके सर, थैंक हाँ यू। जी, और कोई आपकी जानिब से? नो सर। चलें सर ठीक। वैसे सर इसके अलावा मतलब अगर कल को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो सर वो मैं फिर कल सुबह पूछ लूँगा। चलें ठीक है ठीक है। जी अब्दुल्ला, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब्दुल्ला नहीं, आई थिंक सो कि उसका माइक काम नहीं कर रहा। जी और किसी ने क्वेश्चन को नो पूछना है? नो चलें सर। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के रेलेवेंट जो थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रेलेवेंट्स कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। जैसे आज भी आपके जो आईटी के टीचर थे वो जब आपको कर रहे थे, फंक्शंस पढ़ा रहे थे, तो एक वर्ड बोल रहे थे जी कि ये विद इन अ पैरेंथेसिस
इसके आर्गुमेंट्स रखें, ठीक है ना। किसी फंक्शन के 2 आर्गुमेंट होते हैं, किसी फंक्शन के 3 आर्गुमेंट होते हैं, और वो आपको कह रहे थे कि अगर जब तक आप इसके आर्गुमेंट नहीं प्रॉपरली रखेंगे उस वक्त तक जो है वो आप वो फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसे भी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। ये एक्सेल में भी अवेलेबल है। मैं क्योंकि आपका जाहिर है आपके एग्जाम में ये नहीं है, तो बाइनोमियल का फार्मूला एक्सेल में भी अवेलेबल है, और अगेन वही एन और पी देंगे ना, तो वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज वगैरह कैलकुलेट जो है वो कर देता है। तो वो एक्सेल में भी ये फंक्शन जो है बाइनोमियल का अवेलेबल है। ऐसे ही चूंकि आपके कोर्स में तो जाहिर है नहीं है, और आप नहीं उसको जो है वो मतलब जरूरत नहीं है आप लोगों को इस फंक्शन को समझने के लिए, लेकिन बताना सिर्फ ये है कि ये फंक्शन जो है ना एक्चुअली एक्सेल में भी अवेलेबल है। इज इक्वल टू, आपको पता है कि आप उससे स्टार्ट करते हो, तो ये आपके पास बाइनोमियल, ये देखिए बाइनोमियल डिस्ट आ जाएगी ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए वो उसी तरह से आपको वो आर्गुमेंट जो है वो आपसे पूछना स्टार्ट करता है। ये देखिए ट्रायल्स एन की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एस लिखा हुआ है ना, वो पी की बात कर रहा है, नंबर किसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। फर्ज करें मैं ऐसे कह देता हूं कि मैंने 2 हेड की इज इक्वल टू बाइनोमियल ये आई थिंक सो के इंसर्ट फंक्शन से अगर आप, क्योंकि फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन, और यहां पर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड आ जाएंगे फंक्शन जो भी आप लोग यूज कर रहे हो। और अगर आपने कोई टिपिकली कोई फंक्शन सर्च आउट करना है तो फिर आप इधर से उस फंक्शन को सर्च आउट करके ये मोस्ट रिसेंटली है, ऑल, यहाँ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी होंगे लाइक दिस वन। और अब आप यहाँ से बाइनोमियल का फंक्शन अगर आप देख के ये बाइनोमियल का फंक्शन जो है वो आपको, वो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस, 2 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। n ट्रायल्स 4 पॉइंट फ्लिप किए गए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5, एंड देन आप इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके और उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है ये बाइनोमियल एक्सेल में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो कि कंसर्न नहीं है तो इसलिए हमने इसको पढ़ा है। लेकिन बहरहाल आपने नोट किया कि बाइनोमियल से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके 2 पैरामीटर्स रिक्वायर हैं, एक n पैरामीटर हमें रिक्वायर है, और एक जो पैरामीटर है वो हमें p की ऑप्शन जो है वो p की ऑप्शन जो है वो रिक्वायर है। तो एक आपके पास पैरामीटर n है और एक आपके पास जो पैरामीटर होगा वो p होगा। जब तक ये 2 कैलकुलेशंस हमारे पास नहीं होंगी उस वक्त तक हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 4 टाइम्स, कि अगर आपने किसी कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब यहां पर आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी टेबल खुद बनाएं। अब पहला जो आप याद करें उसमें प्रोबेबिलिटी टेबल ऑलरेडी दिया था, दूसरी 2 एग्जांपल्स के बाद फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ था, वहां से उसने कह दिया प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएं, और हमने कहा जी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी टेबल बना रहे हैं। लेकिन इस एग्जांपल में तो सिर्फ पहली लाइन जो है, फर्स्ट लाइन, वही एक क्वेश्चन है, कहता है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 4 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेबल ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। अब एक्चुअली इससे मुराद ये है कि आप जितने पॉसिबल हेड्स आ सकते हैं 4 कॉइन टॉस करने में,
पहले आप तो वो सारे पॉसिबल हेड्स खुद लिखेंगे और फिर हर पॉसिबल वैल्यूज की आगे आप उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे और इसे हम कह देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी टेबल है। 4 कॉइन अगर आप फ्लिप करते हो तो मिनिमम जो नंबर ऑफ हेड आ सकते हैं वो 0 हेड है, फिर 1 हेड भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी और 4 भी। तो करना आपने ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स ही क्यों, टेल क्यों नहीं, इसलिए कि यहां मेंशन है हेड्स की तादाद, तो जितने पॉसिबल हेड्स आ सकते हैं 4 कॉइन्स के लिए उसके अकॉर्डिंगली आपने वो सारी की सारी वैल्यूज लिखनी है। और हमें पता है कि बाइनोमियल में मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और जितने टोटल ट्रायल्स होते हैं, जबकि इस एक्सपेरिमेंट में 4 हैं, तो हम वहां तक उसकी वैल्यू जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो एक काम तो आपको ये करना है कि 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकते हैं और मैक्सिमम 4 हेड्स। और उसके बाद आपको पता है कि जी 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये जो फंक्शन आपको मेंशन किया गया है जिसमें n आपको पता है 4 है, x पहले 0 रखेंगे तो ये 0 हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। फिर इसी तरह से यहां पर x को 1 रखेंगे तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी और ये 4 हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। वर्ड अगर वो कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेबल और कोई एक्सपेरिमेंट आपको बोल दे तो इससे मुराद ये होगी कि उस एक्सपेरिमेंट में जो भी उसने इवेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला हुआ है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज आपके पास उस डेटा सेट की हो सकती हैं, वो लिखने के बाद उसके आगे सारी की सारी आपने प्रोबेबिलिटीज लिख देनी है। तो हम कहेंगे कि ये इस डेटे का हमने प्रोबेबिलिटी टेबल बना दिया। कभी वो प्रोबेबिलिटी टेबल एज इट इज आपको दे के क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी वो फ्रीक्वेंसी टेबल दे के कहेगा प्रोबेबिलिटी टेबल बनाए, हमें पता है वहां रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इस एक्सपेरिमेंट का अगर आपको प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो आप लिखने के बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख दे तो हम कह देंगे कि हमने ये प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो ये तो काम यहाँ पर है। और मैं आपको वैसे गाइड कर रहा हूं कि एग्जाम में शायद एग्जामिनर जो है कभी भी वो आपसे ना डिमांड करे कि कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी टेबल। जाहिर है आपको अगर इस डेटे की बात करें तो आपको 6 दफा ये कैलकुलेशन जो है वो एक्चुअली आपको जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी 6 टाइम ना, एक 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 6 टाइम्स आपको कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा जी, सेकंड पार्ट इसका है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी टेबल। अब यहां पर जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो है नंबर ऑफ हेड्स। कभी दो हेड 4 कॉइन फ्लिप करेंगे, हो सकता है 2 कॉइन पर हेड आए, मैं कहूंगा फिर 4 कॉइन फ्लिप करें। आप कहेंगे अब 3 हेड आए हैं, मैं कहूंगा फिर 4 कॉइन फ्लिप करें, अब 1 हेड आया है। तो इसका मतलब है हर दफा हेड्स की तादाद जब 4 कॉइन फ्लिप किए जाते हैं तो डिफरेंट आती है। कभी 1 हेड आ जाता है 4 में से, कभी 4 में से 4 भी पॉसिबल है, 4 में से 0 भी पॉसिबल है। तो अगेन जो चीज वेरी कर जाए हर दफा, अगर मैं कहूं कांस्टेंट है तो उसका मतलब है जब भी आप 4 दफा फ्लिप करते हैं 3 दफा ही हेड आता है, तो फिर तो उसके मीन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर मीन की इसकी जरूरत है हमें कि हमें पता चल रहा है कि कभी 2 हेड आते हैं, कभी 3 हेड आते हैं, कभी 4 हेड आते हैं। तो हर दफा हेड्स की तादाद जो है वो चूंकि डिफरेंट हो जाती है तो फिर हमें इसके मीन और वेरिएंस वगैरह की जो है वो टेक्निकली हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स की तादाद के अकॉर्डिंगली मीन फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी टेबल का। तो लास्ट टाइम भी हमने इसका फार्मूला देखा था कि एक्सपेक्टेड एक्स, मीन एक्सपेक्टेड एक्स भी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी टेबल में इसका फार्मूला था समेशन पी एक्स। पी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम जो है पी एक्स वाला कॉलम जो है वो जनरेट हो जाएगा। एंड देन एट द एंड अप्लाई द सम, और सम अप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया। अब ये x क्या चीज है? नंबर ऑफ हेड्स। मीन 2 का मतलब ये है कि जब आप 4
4 दफा कॉइन फ्लिप कर दें या 4 कॉइन एक दफा फ्लिप कर रहे हैं, ये एक ही बात है। जब आप 4 कॉइन फ्लिप करते हो तो पूछते हैं, फर्ज करें आपसे कोई पूछे कि जी कितने हेड आते हैं जब आप 4 कॉइन फ्लिप करते हो। अब क्वेश्चन ये है, आप कहें जी हेड कभी तो 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, तो फिक्स नंबर ऑफ हेड्स नहीं रहते। तो हम अगर फिक्स नंबर ऑफ हेड्स नहीं रहते तो फिर हम उसको कैसे आंसर करेंगे कि जी कितने हेड्स आते हैं। तो कभी तो वो 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन यही है कि आप उसकी मीन बता दें, एवरेज नंबर ऑफ। तो ये एवरेज नंबर ऑफ हेड्स हैं, यानी कि 4 कॉइन फ्लिप करेंगे, कभी 2 हेड, कभी 3 हेड, कभी 1 हेड, इस तरह से। तो पॉसिबली नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो ऑन द एवरेज वो 2 आते हैं। तो ये तो था मीन। अच्छा, सेकंड वन है कि वेरिएंस। वेरिएंस इसलिए कि हर दफा हेड्स की तादाद जो है वो 2 नहीं है। कभी किसी जब एक दफा 4 कॉइन फ्लिप किए तो 3 पे हेड आया था, एक दफा 4 कॉइन फ्लिप किए तो 1 पर हेड आया था। तो इसका मतलब है कि हर दफा हेड्स की जो तादाद है वो वेरी कर रही है। तो जब कोई चीज कोई वेरी करती है तो फिर हम टेक्निकली उसका क्या फाइंड करते हैं, जब वो चीज वेरी करेगी तो फिर हम उसका वेरिएशन फाइंड करेंगे। और वेरिएशन फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी टेबल में हमने फार्मूला लास्ट टाइम भी पढ़ा था, समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स एंड होल स्क्वायर। समेशन पी एक्स स्क्वायर 5 है, तो यहां जो वैल्यूज आप रखेंगे वो 5 माइनस 2 स्क्वायर विच इज 4। तो 5 माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि जो वेरिएशन आ रही है वो 1 की आ रही है, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 4 नहीं 2 नहीं है, बल्कि उसमें 1 हेड की वेरिएशन ऊपर नीचे जो है वो हो सकती है। अब अगर मीन और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन कि एग्जामिनर आपको मीन वेरिएंस के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे। अब क्वेश्चन ये मतलब आपके ज़हन में ये आता है कि आपने तो पहले कह दिया है कि जी बड़ा मुश्किल है कि वो प्रोबेबिलिटी टेबल पूछे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मीन वेरिएंस पूछे। तो मीन वेरिएंस बनाने के लिए आपको ये प्रोबेबिलिटीज तो रिक्वायर होंगी, ये वाली, तभी ये 2 कैलकुलेशन हो सकती हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी टेबल एग्जाम में आने के चांस कम है तो ये मीन और वेरिएंस में फिर आने के चांस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें तो वही तो प्रोबेबिलिटी यूज होनी है। वो इसलिए कि बाइनोमियल टेबल के लिए, सिर्फ बाइनोमियल टेबल के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज तो हमने पहले भी कैलकुलेट की थी, बाइनोमियल टेबल के लिए मीन वेरिएंस कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी अवेलेबल है। एक तो फार्मूला वही है ना, समेशन पी एक्स इज इक्वल टू 2 और समेशन पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस समेशन पी एक्स स्क्वायर 1, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी टेबल की जरूरत पड़ेगी, करना मीन वेरिएंस ही कैलकुलेट है। लेकिन एक और फार्मूला भी है मीन वेरिएंस का, जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी टेबल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है और आप वही मीन वेरिएंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है, और मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज द अल्टरनेटिव फार्मूला। तो मीन का अल्टरनेटिव फार्मूला है एनपी। एन क्या है? बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एन की वैल्यू इसमें 4 है। एक कॉइन पे हेड आने का चांस कितना है? 1/2। तो 4 इंटू 1/2 विच इज 2। और देखें वही आंसर 2 आएगा जो आपने ये सारी लेंथी एक्सरसाइज करके परफॉर्म किया और सेम आंसर आया। ये वो रीजन है कि क्यों मीन वेरिएंस आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल इज दैट बाय, लेकिन ये याद रखें ये हर जगह नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ वहां यूज कर सकते हैं अगर उस डेटा पर बाइनोमियल फार्मूला फिट होता हो और आपको मीन वेरिएंस की जरूरत है। एक चॉइस ये थी कि आप उसका प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएं और फिर उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करके, प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएं और फिर उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करके आप सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो थी वो ये थी कि आप उसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला, लेकिन ये जो अल्टरनेटिव फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब आपके पास बाइनोमियल फार्मूला, बाइनोमियल डेटा अवेलेबल हो। जाहिर है बाइनोमियल के पैरामीटर एन पी हैं वो होंगे, तो तभी आप इस फार्मूले से एन और पी की मदद से ये कैलकुलेशंस जो है वो सारी की सारी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सिमिलरली
वेरियंस, NPQ इज इक्वल टू 1। तो फिर मीन का फार्मूला हो गया NP और वेरियंस का फार्मूला हो गया NPQ। और इसमें P क्या है, आप देखें हमारी इंटरेस्ट किसमें है, हेड्स में, तो P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो कि सक्सेस कहलाएगी, बट इन अ सिंगल ट्रायल। तो सिंगल ट्रायल की जब आप बात करेंगे तो सिंगल ट्रायल में आपके पास जो NP की कैलकुलेशन आएगी, वो NP की कैलकुलेशन में N आपके पास जो होगा वो 4 होगा, P आपके पास 1/2 होगा और Q भी आपके पास 1/2 होगा, एंड देन वी गेट द सेम आंसर दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर आप दोनों से सेम आंसर जो है वो गेट कर सकते हैं अब फार्मूला अप्लाई करके। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो फाइनली कंक्लूड ये कर रहा हूं कि अगर कोई बाइनोमियल फार्मूला है, हमें मीन वेरिएंस रिक्वायर है उस फार्मूले से, then there is no need for the probability table because there is an alternative way of calculating the mean and variance from that formula. The mean is NP and variance is NPQ. So it means we just require parameters of the binomial, which is NP. Q is not the parameter of the binomial. Q is basically probability of a failure, which is 1 minus P. If we know P, it means we can calculate Q from that P. So with the help of an alternative formula in binomial, I'm repeating again, this formula is only for binomial data. ऐसा डेटा जिस पर बाइनोमियल अप्रोप्रिएट हो, जिसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई की जा सकती है, वहां पर आपको कहा जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ द प्रोबेबिलिटी टेबल, इफ वी रिक्वायर मीन वेरिएंस, जस्ट यूज NP। और ये प्रूफ किया गया है। आप कहेंगे ये NP ही क्यों है, NQ क्यों नहीं है? तो मैं आपको फार्मूले की मैन्युफैक्चरिंग नहीं बता रहा, मैंने आपको कह रहा ये हमने इसको बकायदा अपने BSc के कोर्स में स्टूडेंट्स को हम मैथमेटिकली ये सारी चीज ड्राइव कराते हैं और एट द एंड पहुंचते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं देखें जी ये एट द एंड बनता है NP, और आपके लिए सिर्फ एंड रिजल्ट कि जी मीन फाइंड करना हो बाइनोमियल का तो NP। तो कंक्लूड ये कर रहा हूं कि अगर हमें बाइनोमियल के मीन वेरिएंस चाहिए तो हमें बाइनोमियल के पैरामीटर्स रिक्वायर हैं। अगर बाइनोमियल के पैरामीटर्स अवेलेबल हैं तो इट मींस कि हम डेटे का मीन वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, ये आपके नोट्सों में अवेलेबल है। अ पैकिंग मशीन प्रोड्यूसेस 20% डिफेक्टिव पैकेजेस। कोई मशीन कोई पैकिंग कर रही है, पैकिंग मशीन है, वो कहता है कि जब वो मशीन पैक करती है तो 20% उसमें जो पैकेज वो पैक करती है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई पैकिंग सही नहीं होती, कहीं से वो डैमेज कर जाती है या कुछ भी जैसे होता है ना, अब पूरी प्रॉपर पैकिंग नहीं हुई। और क्वेश्चन किया जा रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां उसने ना एक्चुअली खुद ही बड़ा ही क्लियरली आपको बता दिया है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ऑफ डिफेक्टिव पैकेजेस, ना भी वो बाइनोमियल का वर्ड हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये वर्ड अगर काट भी दूं, नहीं है ये, और ये रह गया अ पैकिंग मशीन प्रोड्यूसेस 20% पैकेज, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिफेक्टिव पैकेज। तो हमारी इंटरेस्ट किस में हो गई, डिफेक्टिव में। अब देखें क्या दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, पैकेज या डिफेक्टिव होगा या वो डिफेक्टिव नहीं होगा, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो बाइनोमियल है, ठीक है, बाइनोमियल है तो हमें NP ढूंढना है। चूंकि मेरी इंटरेस्ट डिफेक्टिव पैकेजेस में है तो मैंने X को नंबर, मैंने कहा था ना X को हमेशा नंबर के साथ लिखेंगे, तो X स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, मे बी 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव। N नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमने कितने आइटम सिलेक्ट करने हैं, हमने 10 पैकेट सिलेक्ट करने हैं, यानी कि एक पैकेट सिलेक्ट करना, एक ट्रायल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये 10 दफा हमने ये पैकेट। तो कोई मशीन है वो पैकिंग कर रही है, हिस्ट्री ये बताती है कि वो जो मशीन है वो जितना पैकिंग कर रही होगी उसके 20% आइटम जो होंगे वो डिफेक्टिव वो पैक करेगी। तो फिर हम समझ जाएंगे ये तो बाइनोमियल बनता है। क्यों, सिंगल आइटम पे ले आए तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या वो डिफेक्टिव पैकेज बनेगा या वो डिफेक्टिव पैकेज नहीं होगा। और देन मैंने कहा था कि P क्या है, सक्सेस। सक्सेस किसे कहना है, डिफेक्टिव्स को। तो फिर यहाँ नंबर का वर्ड होगा और इस जगह पर वो प्रोबेबिलिटी का वर्ड होगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पैकेज, सिंगल पैकेट के डिफेक्टिव होने का चांस 100 में से 20, तो 1 में से 0.2, और अगर इसी तरह से क्यू भी लिख लिया जाए तो 80% नॉन डिफेक्टिव गुड आइटम्स, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बाइनोमियल के पैरामीटर्स लिख लिए। अब वो मुझे कह रहा है मीन और वेरिएंस। अगर तो मैं प्रोबेबिलिटी टेबल ऑप्शन पे जाता हूं, तो फिर प्रोबेबिलिटी टेबल ऑप्शन बनाने के लिए मुझे काफी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 0, 1, 2 अप टू 10, और फिर फार्मूला लगा के हर एक की मुझे प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जाहिर है वो टफ हो जाएगी। तो मैं फिर, चूंकि मुझे तो उसने मीन वेरिएंस पूछा हुआ, ये तो नहीं कहा प्रोबेबिलिटी टेबल से निकालना है, तो मेरे पास ऑप्शन है अल्टरनेटिव फार्मूला की, एनपी से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें, एन को पी से मल्टीप्लाई कर दें, तो एन को जब आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैं अल्टरनेटिव फार्मूला यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, एन 10 है, पी 0.2 है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर उस मशीन के आप 10 आइटम उठाएंगे, हो सकता है 10 में से 4 डिफेक्टिव निकल आए, हो सकता है 10 में से 2 डिफेक्टिव निकल आए, 10 में से 3 डिफेक्टिव निकल आए, 10 में से 6 डिफेक्टिव निकल आए। तो ये एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन 10 आइटम्स आ जाएगा कि जी एवरेज जो है वो 10 डिफेक्टिव्स में से, 10 आइटम्स में से एवरेज 2 निकलती है, यानी कि कभी 3 भी हो जाएंगे, कभी 4। अब अगर मैं आपसे ये कहूं हर 10 में से 2 ही डिफेक्टिव निकलेंगे लाजमी, मीन तो 2 ही है, तो हमें पता मीन ऐसा तो नहीं है ना। मीन तो वो वैल्यूज होती है जिसमें बाकी वैल्यू जो है आप समझ लें इसकी सराउंडिंग्स में और इसके राउंड अबाउट होती हैं। तो आप कहेंगे एग्जैक्ट 2 नहीं, बल्कि इसकी सराउंडिंग्स में, इसके राउंड अबाउट जो है वो वैल्यू जो है वो हो सकती हैं। तो चूंकि वैल्यू इसकी सराउंडिंग में, इसके राउंड अबाउट हो सकती है, तो फिर मुझे वेरिएंस की भी जरूरत है। और वेरिएंस जो है वो अल्टरनेटिव फार्मूले से की अगर बात की जाए तो एन, पी और क्यू 1.6 आ जाएगा। तो मैंने बता दिया कि जी मीन और वेरिएंस बाइनोमियल, हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर 1 मार्क का दे देगा, और जो स्टूडेंट इस ऑप्शन पे चले गया कि जी वो प्रोबेबिलिटी टेबल बना लेते हैं और फिर पी को एक्स से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो वो तो फिर बहुत दूर चला जाएगा। वो तो 1 मार्क के लिए अपना टाइम, मैं नहीं कहता वो गलत है, मे बी जाहिर है उसे काफी सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, और जितनी आप ज्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे उतना टाइम तो यहां आप ज्यादा स्पेंड करेंगे ही करेंगे, लेट एट द सेम टाइम मिस्टेक की चांसेस भी आपसे बढ़ जाएंगे। और जो इस ऑप्शन पे चले गया कि जी एनपी और एनपीक्यू मीन वेरिएंस होते हैं बाइनोमियल के, प्रूफ किए गए हैं, तो देन वो जल्दी अपने क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर सकेगा। तो ये एक्चुअली आपके एग्जाम का प्रॉब्लम था, ये प्रीवियस एग्जाम में आई थिंक 2 नंबर का 2 मार्क्स का आया। कुछ इसी किस्म का एक्सपेरिमेंट है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो बिल्कुल मेंशन कर रहा है, ये बाइनोमियल ही कंसिडर करनी है आपने। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वर फाउंड टू बी 4.5 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। याद रखा जाए कि बाइनोमियल के जो मीन और वेरिएंस हैं वो बनते हैं बाइनोमियल के पैरामीटर से मिलके, ठीक है ना। मीन में एनपी यूज होता है और वेरिएंस में एन, पी और क्यू। तो बाइनोमियल के जो मीन वेरिएंस हैं उसमें बाइनोमियल के पैरामीटर इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। और हमें अगर पैरामीटर बता दिया जाए और मीन वेरिएंस पूछा जाए तो इसलिए हम उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, चूंकि हमें पता है पैरामीटर से मीन वेरिएंस बन जाते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल उसके उलट है, रिवर्स है। वो क्या, उसने कह दिया जी कि बाइनोमियल के पैरामीटर से मीन बनाया गया वो 4.5 बनाए और स्टैंडर्ड डेविएशन बनाई गई है, अगर इसको स्क्वायर कर ले तो वेरिएंस बन जाएगा। तो ये है, तो बताएं कि वो कहता जी कि एनपी बताएं क्या है, यानी कि अब बाइनोमियल के वो पैरामीटर पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पैरामीटर अवेलेबल थे, रिवर्सली उसने मीन वेरिएंस पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में वो कह दिया जी मीन वेरिएंस बनाया गया, बताएं किन पैरामीटर से वो मिलके बना, ठीक है ना। चूंकि मीन का मुझे फार्मूला पता है, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो 4.5 बना है मीन, वो n को p से मल्टीप्लाई करके बना है, ठीक।
तो मैंने लिख दिया क्योंकि मीन 4.5 है, मीन एनपी होता है, तो एनपी जो है वो 4.5 आ गया। फिर उसके बाद मुझे वेरिएंस पता है एनपीक्यू, रिमेंबर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5, तो 1.5 को अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो एक्चुअली वेरिएंस बन जाता है। तो फिर मैंने एनपीक्यू लिख दिया है 2.25। अब इसकी कैलकुलेशंस के लिए लिटिल बिट इसमें जाहिर है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और मैं जब हम मैथमेटिक्स की इक्वेशंस वगैरह करेंगे तो ये चीजें बड़ी इजीली आप उस वक्त कर सकेंगे। देखिए एनपी है 4.5, तो क्या करें, इस एनपी की जगह ये 4.5 रखें। एनपी 4.5 और एनपी पहली इक्वेशन में एनपी 4.5 के बराबर है, उसे अगर आप सेकंड इक्वेशन में, एक्चुअली ये इक्वेशन सॉल्विंग का सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो जब हम मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो वहां पर बड़ा आप इजीली इसको समझ जाएंगे। फिलहाल कोई मुश्किल भी नहीं है। एनपी की वैल्यू 4.5 है, तो यहाँ एनपी 4.5 रखेंगे तो सिर्फ क्यू रह जाएगा। और जब आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 2.25 and divided by 4.5, then it becomes 0.5। अब क्वेश्चन ये है कि जी Q जो है वो 0.5 है। अब अगर Q 0.5 है तो P का हमें पता है वो 1 माइनस Q होता है, पढ़ा था ना हमने बाइनोमियल में, तो वो भी 0.5 होगा। तो अब क्या करें, P की वैल्यू n और P की वैल्यू 0.5, पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो 4.5 आ गया और यहां से n भी आ गया। 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5, देन इट बिकम्स 9। तो ये आपके पास बाइनोमियल के पैरामीटर्स आ जाएंगे। मैंने एक्चुअली Q लिखा हुआ है, लेकिन टेक्निकली जो बाइनोमियल का पैरामीटर है वो टेक्निकली 0.5 दैट इज वो P है। क्योंकि NP से अगर आप मीन वेरिएंस बना सकते हैं तो मीन वेरिएंस बना हुआ है, वहां से आप NP भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे होता है ना, पानी और सैंड है, रेत में पानी मिला दिया है और आपको कहा जी कि अच्छा ये कैसे बना, जी ये रेत से और पानी से मिला है बना है, तो मैं कहूंगा इनको फिर अलग-अलग करें, तो आप उसके ऊपर फिल्टर लगा दे, वो टाइट्रेट कर दे, पानी नीचे रह जाएगा, रेत ऊपर आ जाएगी, आप कहें देखिए जी रेत पानी अलग-अलग हो गया। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया है कि जी मीन कैसे बना, एनपी से बना, एनपी अलग-अलग कर दें, हमने एनपी अलग-अलग कर दिए। तो कंक्लूड ये कर रहा हूं कि अगर आप पैरामीटर से मीन वेरिएंस बना सकते हैं तो मीन वेरिएंस से आप पैरामीटर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मीन, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक इंफॉर्मेशन ये आपको दी जा रही है, मीन ऑफ द बाइनोमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस। बाइनोमियल का मीन है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू। पिछली एग्जांपल अगर नोट करें तो यहां मीन आया था 2 और वेरिएंस आया था 1.6, तो मीन का आंसर ग्रेटर है, वेरिएंस का आंसर 1.6 कम है। इस एग्जांपल में अगर आप एन और पी के मीन और वेरिएंस की बात करें, मीन है उसका 4.5, वेरिएंस है उसका 2.25, तो मीन बड़ा है वेरिएंस कम है। तो दो एग्जांपल्स मैंने किए हैं, दोनों एग्जांपल्स में मीन का आंसर बड़ा था, वेरिएंस का कम था। तो क्या मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा ही होगा? इन जनरल तो ट्रू नहीं है, लेकिन बाइनोमियल में ऐसा जरूर होगा। और वही नीचे मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ द बाइनोमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस। उसकी रीजन क्या है, क्यों बाइनोमियल? ये तो था ना, मैं आपको सिंपली ये कह दूं कि देखिए जी ये दो एग्जांपल मैंने कर तो दी है, उसमें मीन बड़ा ही आता है वेरिएंस से, तो आप कहेंगे हो सकता है जी कोई और डेटा लिया जाए और उसमें ऐसा ना हो, तो ये क्यों एक्चुअली मीन बड़ा ही आता है वेरिएंस से? तो एक बात जरा ये समझें, कोई नंबर है, फर्ज करें 3 है, कोई नंबर 3 है, उस नंबर 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा 6 वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर एक कंक्लूजन मैंने ये दिया है कि व्हेनेवर अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द अदर नंबर,
the answer will increase. 3 multiplies 0.2. The answer is 0.6. Now this 3 after multiplication becomes 0.6, which is less than 3. तो फिर तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई कि जी आप अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर पहले से बढ़ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। इस दफा बढ़ गया है और इस दफा क्या हुआ है, कम हो गया है। तो फिर क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि अगर मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर है, अगर मल्टीप्लायर इटसेल्फ लेस देन 1 हो, मल्टीप्लायर अगर इटसेल्फ लेस देन 1 हो, तो देन वो जो नंबर है वो बढ़ने की बजाय जो है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर मल्टीप्लायर जो है वो इटसेल्फ लेस देन 1 हो, तो जो नंबर है वो इंस्टेड कि वो इंक्रीज करे, वो नंबर इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि वो पहले से भी कम हो जाएगा। 3 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एक नंबर है, वो ग्रेटर देन 2 है, तो वो नंबर इंक्रीज कर गया है। लेकिन अगर मल्टीप्लायर जो है वो लेस देन 1 हो, तो फिर जो नंबर है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। और नोट करें कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि पहले वो नंबर जो था वो हमारे पास 2 था और अब जो वो नंबर आ रहा है वो एक्चुअली 0.6 हो गया, तो नंबर कम हो गया। अब जरा मीन वेरिएंस पर आए। मीन हमारे पास होता है एनपी, वेरिएंस क्या करते हैं, एनपी जो कि एक मीन है, आप ऐसा कह ले, इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस बनेगा। एनपी मीन है और उसी नंबर को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस बनेगा। अब आप कहें क्योंकि एनपी मीन है, मीन को क्यू से मल्टीप्लाई किया है, अब ये आंसर मीन से बढ़ेगा कि कम होगा, अब ये डिपेंड करता है क्यू पे। अगर तो क्यू ग्रेटर देन 1 है, मीन को क्यू से मल्टीप्लाई किया है जो कि वेरिएंस बना है, तो आंसर तो और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्यू 1 से लेस है और आप मीन को क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि लेस देन 1 है, तो फिर आंसर मजीद बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। और हमें पता क्यू तो फिर लेस देन 1 ही होगा ना, क्योंकि p प्लस क्यू ने मिलके 1 बनना है, तो क्यू तो फिर लेस देन 1 नहीं होगा। और मीन एनपी है, वेरिएंस क्या है, मीन को मजीद क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यू लेस देन 1 है, तो फिर मीन बढ़ेगा नहीं बल्कि ये आंसर जो है ये आंसर जो है वो कम हो जाएगा। और ये आंसर कम होने का मतलब है, ये आंसर जो है वो कम हो जाएगा, तो इट मींस कि ये ज्यादा होगा और ये आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये कम हो जाएगा। तो मैंने डेटा यूज ही नहीं किया, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं कि मीन को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो मीन से भी कम इसलिए चले जाता है कि वो क्यू जो है वो इटसेल्फ लेस देन 1 है। और एन पी क्यू क्या चीज है, वो बाइनोमियल का वेरिएंस है। तो दैट्स व्हाई बाइनोमियल का जो मीन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर आएगा उसके वेरिएंस से। ये लास्ट टाइम भी बात की थी। मीन इज आल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, किसी जगह भी कहा जा सकता है। मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्स, मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्स, और वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, ये एक्स स्क्वायर है, वो मेरा ख्याल है कि सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिख सका मैं, ये एक्स स्क्वायर में है। वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन फॉर्म में फार्मूले, कैलकुलेशन में ये एक्सपेक्टेशन फॉर्म में फार्मूले इसलिए मैंने लिखे हुए हैं कि आपके आई कैप के वो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें वो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस इन एक्सपेक्टेशन फॉर्म। वो आपको वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन फॉर्म में जो है वो फार्मूला उसका जो है वो किस तरह से आ सकता है। अच्छा, ये मैंने डेटा की शेप तो नहीं बनाई, नोट्सों में शायद मैंने कुछ बनाई भी हुई है, बस आप इसको एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद ये रखेंगे कि अगर
बाइनोमियल टेबल जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल था और हमने उसकी हिस्टोग्राम और बाकी चीजें बनाई थी, अगर ये प्रोबेबिलिटी टेबल हो और वो बाइनोमियल का हो, ठीक है ना, शेप ऑफ बाइनोमियल, अगर वो प्रोबेबिलिटी टेबल हो और वो हो बाइनोमियल का, ऐसा प्रोबेबिलिटी टेबल अगर उसका P 0.5 है, अब आपने देख लिया कि हर जगह पर तो P 0.5 नहीं आता ना, वो जो एग्जाम्पल थी डिफेक्टिव वहां P 0.2 था, हाँ हेड वाले में जरूर 0.5 था और किसी जगह 0.8 था P। तो कहता है जी कि शेप कैसे बनेगी, आप बस इसको थ्योरेटिकली याद रखेंगे क्योंकि इसका कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपके कोर्स में नहीं है, बस उसने आप शेप ही डिस्कस की है। ऐसा प्रोबेबिलिटी टेबल अगर उस प्रोबेबिलिटी टेबल में P 0.5 है, रिमेंबर हर एक में देखें यहां P 0.5 दैट्स ओके, ये ठीक है, लेकिन यहां P जो है वो 0.5 तो नहीं है, यहां 0.25 है ना, इस तरह से। तो किसी जगह कुछ है, अगर P 0.5 है तो उस प्रोबेबिलिटी टेबल की शेप जो है वो, मैं उस एक्सरसाइज में नहीं जा रहा उसको प्रोबेबिलिटी टेबल बनाऊं फिर उसकी शेप डिस्कस करूं, क्योंकि आपके वो कहीं जगह मेंशन नहीं है। तो बस इतना याद रखें कि प्रोबेबिलिटी टेबल की शेप सिमेट्रिक होगी अगर P 0.5 हो, ठीक। और ऐसा प्रोबेबिलिटी टेबल जिसका P लेस देन 0.5 हो, उसकी शेप अगर बनाए पॉजिटिव स्क्यूड होगी। और ऐसा प्रोबेबिलिटी टेबल कि जिस प्रोबेबिलिटी टेबल का P जो है वो 0.5 से ग्रेटर हो, 0.6 हो जाए, 0.7, 0.8 व्हाटएवर, लेकिन 0.5 से ग्रेटर हो जाए तो उसकी जो शेप होगी वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। तो ये 1 मार्क का में भी कभी आ जाए कि व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ P। यानी आप कह सकते हैं वो सिमेट्रिक हो सकती है, पॉजिटिव स्क्यूड भी हो सकती है, नेगेटिव स्क्यूड भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन P। आप कहेंगे P बताएं क्या है, अगर तो P 0.5 है, बिल्कुल हाफ, 1 टोटल है ना, तो 1 का हाफ 0.5, अगर तो P बिल्कुल सेंटर में आ रहा है 1 के, तो फिर तो शेप सिमेट्रिक। अगर वो लेस देन 0.5 है, लाइक 0.4 है, 0.3 है, व्हाटएवर 0.5 से कम है, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर वो 0.5 से ग्रेटर है तो वो उसकी शेप जो होगी वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। तो यही बस आपके बुक में उसने मेंशन किया हुआ है कि जी व्हाट वुड बी द शेप ऑफ बाइनोमियल, इट डिपेंड्स अपॉन P। if it P 0.5 then it is symmetric, if less than 0.5 then positive skewed, if greater than 5 then it would be negatively skewed in the data set। अच्छा जी, ये शायद एग्जांपल जो है आपके राइट नोट्सों में है, लेकिन ये मैंने किसी और तरह से इसे सॉल्व की है, लेकिन इसको इजीली हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, इन थ्रोइंग 3 डाइस, 3 लूडो के दाने थ्रो किए जा रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 6 अपीयर, 6 छिक्का जिसे कहते हैं, नंबर 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 2 डाइस, कम से कम 2 डाइस पे नंबर 6 अपीयर होगा। अब अगर फर्ज करें मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं तो बिल्कुल सही है, ये सैंपल स्पेस जो है ये बाइनोमियल तो नहीं है, क्योंकि इसकी 2 आउटकम्स नहीं है, इसकी 6 आउटकम्स है। नंबर 1 आ सकता है, नंबर 2 आ सकता है, नंबर 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 आ सकता है। अच्छा, आल्दो ये देखने में तो बाइनोमियल नहीं लगता क्योंकि इसकी 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है इस वक्त, उसमें उसकी जो इंटरेस्ट है वो नंबर 6 में है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर, वो आगे कितनी डाइस पर है वो अलग बात है, लेकिन जैसे पीछे था उसकी इंटरेस्ट थी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स में, वो तो बिल्कुल वाकई सही है कि 2 ही पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं, डिफेक्टिव आइटम्स और नॉट डिफेक्टिव आइटम्स, गुड आइटम्स नॉट गुड आइटम्स, पास नॉट पास, इस तरह से। और यहां पर उसकी इंटरेस्ट जो है वो है नंबर 6 पे। और अगर आप नोट करें, आल्दो ये दिखने में तो नहीं है, लेकिन अगर इवेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें जिसमें उसने कहा है कि नंबर 6 जो है वो आप नंबर 6 है उसकी इंटरेस्ट, तो फिर 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, नंबर 6
और नॉट नंबर 6, तो 2 ही बन गई। ये हमारे लिए सक्सेस कैटेगरी आ जाएगी और ये फेलियर कैटेगरी। 6 आ गया, जैसे था ना डिफेक्टिव आइटम सक्सेस, नॉट डिफेक्टिव, गुड नॉट गुड, पास नॉट पास, 6 नॉट 6, बिल्कुल ये बाइनोमियल ही बनाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सैंपल स्पेस कह देंगे कि 2 हिस्से बन जाएंगे, एक ये और एक ये, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या 6 आएगा या नहीं आएगा। आप कहेंगे 6 ही क्यों, क्योंकि इस वक्त इस क्वेश्चन में हमारी जो टिपिकल इंटरेस्ट है वो सिर्फ नंबर 6 पर है। तो yes, now this experiment is a binomial because it has only 2 possible outcomes. Either the number 6 will appear or the number 6 will not appear. वो 1 आ जाए वो 6 नहीं है, 2 आ गया वो 6 नहीं है, 3 आ गए, 4 आ जाए, 5 आ गए, 6 नहीं है। तो फिर 2 ही पॉसिबल बन गई, या 6 आएगा या नहीं आएगा ना। आप खेलते हो, आप कहते हैं यार 6 आएगा तो बस मैंने जीतना है, ना 6 आया हमारे लिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5, तो मुझे कोई फायदा नहीं है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ही है। अगर ये बाइनोमियल है तो फिर तो मुझे वही बात कि जी ये फिर सक्सेस 6 आ गया। और जो P1/6 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जो 6 है, P जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन अ सिंगल ट्रायल होती है। यहाँ ट्रायल है डाइस, 3 दफा थ्रो किए गए हैं, तो सिंगल थ्रो जो है वो उसका सिंगल ट्रायल बन जाएगा। तो जो सक्सेस है वो बन गया 6 ऑन 1 डाइस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन 1 डाइस 6, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटी है जिनमें से एक 6 है, तो 1/6। और यहां पर जो फेलियर बनेगा वो होगा नॉट 6। आप 1 में से माइनस कर देना, 1 - 1/6 विच बिकम्स 5/6। और वैसे भी अगर आप नोट करें तो नॉट 6 जो है वो 5 पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल 5, 6 में से तो 5 5/6। तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। तो x हमारे पास जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ 6, यानी कि 6 कितने आ रहे हैं। और उसने कहा था कम से कम 2 डाइस पे 6 आए, कम से कम 2 डाइस पे 6 आए। तो इसका मतलब है जो 6 है वो या तो 2 डाइस पे 6 हो सकता है, या वो 3 डाइस पर। तो उसके बाद आप उसी तरह से, कल भी ये समेशन वाला हमने किया था, समेशन 2 to 3, और मैंने कहा था कि x की वैल्यू वेरी करनी है, तो आप यहाँ x से लिखेंगे, वो कैलकुलेटर खुद ही उससे वेरी करता जाएगा और सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर देगा। तो ये एग्जाम का प्रॉब्लम था और बहुत सारे बच्चों ने इसको सही नहीं कर पाए, ये समझते हुए कि जी ये तो बाइनोमियल का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो 6 आउटकम्स बनती हैं। आउटकम तो जरूर 6 बनती हैं, इसमें से एक आउटकम सक्सेस है, दैट इज नंबर 6, और बाकी सारी आउटकम्स जो है वो हमारे लिए फेल का दर्जा रखती है। तो फिर 2 ही पॉसिबिलिटीज हो गई, या 6 आ गया या ना। आप ऐसा करें ना, 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, 2 ही तो बन गई यहाँ पर। तो यस, वी कैन कन्वर्ट इट टू बाइनोमियल। अच्छा जी, ये जो प्रॉब्लम है ये अब आपने अटेम्प्ट करना है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके लिए कर देता हूं। If 60% population are in favor of government policies for controlling COVID-19 वायरस, यानी कि जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है कि जी लॉकडाउन कर दिया, ये कर दिया, आपने यहाँ जाना है, मास्क पहनना है, ये करना है, वो, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ जी यही एक तरीकाकार है जो वायरस से बचने का, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट दे रही है कि जी जहाँ आप मस्जिद में ऐसे जाएं, फलां जगह ऐसे बैठे, फलां। तो 60% लोग कहते हैं कि यस यही एक वे है। 30% अगेंस्ट है, वो कहते हैं जी ये जैसे अपोजिशन रोला शोर मचा रहे हैं ना, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। यानी कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कि कोरोना के लिए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हुई हैं वो उसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं नहीं जी ये तो ठीक नहीं कर रहे ना। एंड 10% हैज नो ओपिनियन। 20% लोग, 10% जब पूछा गया तो 10% को कहा कि जी आप जरा गवर्नमेंट की पॉलिसी जो गवर्नमेंट कर रही है क्या आप उसकी फेवर में हैं। तो शायद उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, कहते नहीं जी हमारा कोई हमें कोई पता नहीं ऐसा कर ले, या रिस्पॉन्स नहीं दिया। 60% फेवर में है, 30% अगेंस्ट है, और 10% ने कोई ओपिनियन नहीं दिया।
ये तो एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि इस पूरे कंट्री में 60% लोग क्या समझते हैं, 30% क्या और 10% क्या। अब फर्ज करें मैं 20 लोगों का सैंपल लेता हूं। पहले भी ये बात हो चुकी है, क्लास में अगर 50% लोग बॉयज हैं, कतन मतलब ये नहीं है 20 लोग आप पेपर डाल के निकालेंगे 10 बॉयज जरूर निकलेंगे, क्योंकि क्लास में 50 है। हो सकता है 20 के 20 ही बॉयज निकल आए, हो सकता है 20 में से कोई भी बॉय ना निकला है, चाहे क्लास में 50% है। वो तो डिपेंड करता है कि जो लोग आपने सेलेक्ट किए उसमें क्या है। तो क्वेश्चन ये है, इफ अ सैंपल ऑफ 20 पीपल आर सेलेक्टेड, अगर हम 20 लोग लेते हैं, कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 13 आर इन फेवर ऑफ द पॉलिसी, 13 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की फेवर में होंगे। चले ये क्वेश्चन अब आपने अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, खुद आप मुझे बताएंगे कि ये बाइनोमियल क्यों है, एंड देन फिर आप इसका, अगर आपको ये पता चल जाए बाइनोमियल क्यों है, तो फिर ज़ाहिर अगला काम एनपी आइडेंटिफाई करना है, और अगर एनपी आइडेंटिफाई हो जाए तो देन प्रॉब्लम की बाकी कैलकुलेशन नहीं रह जाएगी। तो आपके पास इस प्रॉब्लम को करने के लिए 2 मिनट है, आपने 2 मिनट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। करें शाबाश।
हैंड रेज करें कि जी हम लोगों ने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है। अरसलान ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एनीवन एल्स? जी अरसलान, ये बाइनोमियल प्रॉब्लम क्यों है? अरसलान, मैं आपकी आवाज प्रॉपर नहीं सुन पा रहा आपका। जी अब ठीक है। हाँ जी, ये बाइनोमियल प्रॉब्लम क्यों है? सर ये बाइनोमियल इसलिए है कि सर इसमें सर दो ही चीजें हैं कि मतलब यहाँ तो लोग फेवर में हो सकते हैं, फिर यहाँ फिर सर वो नहीं फेवर में हो सकते, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट हो सही सकते है। देखने में तो ये तीन ऑप्शन लगती हैं कि एक शख्स से पूछा जाए कि जी आप फेवर में हैं, तो हो सकता है वो कहे जी हाँ जब मैं तो बहुत हक में हूं। हो सकता है वो कहे जी मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं। और तीसरी ऑप्शन भी तो आ रही है कि वो कह सकता है जी कि ना तो मैं हक में हूं ना ही मैं अगेंस्ट हूं। दैट इज नो ओपिनियन वाली। बिल्कुल सही है। जिस तरह से डाइस के थ्रो में 6 पॉसिबिलिटीज बनती थी। लेकिन जब हम अपने प्रॉब्लम की जानिब जाते हैं, जिस प्रॉब्लम में हमने जिसको सॉल्यूशंस की जानिब जाते हैं, तो वहां पर बड़ा टिपिकली लिखा हुआ है कि जो हमारी इंटरेस्ट है, जो सक्सेस है, वो है दैट number of person, number of citizen, number of population, number of persons that are in favor। तो फिर तो आप कहें जी दो ही बनती हैं, या वो फेवर में होगा या वो नहीं होगा। इसलिए ये बाइनोमियल है कि या तो वो फेवर में होगा या वो फेवर में नहीं होगा। तो फिर x हो गया नंबर ऑफ पर्सन दैट आर इन फेवर, यानी कि वो लोग जो फेवर में हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन दैट आर इन फेवर, तो जो फेवर में है वो हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है। 20 टोटल लोग हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन, चूंकि फेवर वाले सक्सेस है तो दैट आर इन फेवर, वो है 60%। अब हमें ये कंसर्न नहीं है कि बाकी लोग अगेंस्ट है कि नो ओपिनियन है। हमें सिर्फ ये पता है कि फेवर में 60% है। फेवर जो फेवर में नहीं है, चाहे वो अगेंस्ट है चाहे वो ओपिनियन, भाई जो ओपिनियन नहीं दे रहा आप उसे फेवर में तो नहीं काउंट कर सकते। जो ओपिनियन नहीं दे रहा आप उसे अगेंस्ट में तो नहीं काउंट कर सकते। हाँ ये कह सकते हो कि जी 60 लोग बस फेवर में हैं, बाकी 40 कौन है पता नहीं जी, कोई अगेंस्ट भी होंगे, कोई नो ओपिनियन वाले भी होंगे, लेकिन बाकी जो 40 है वो कम से कम फेवर में नहीं है। तो हमारी इंटरेस्ट यही है। तो ये भी बाइनोमियल का ही प्रॉब्लम बनता है। और इस बाइनोमियल के प्रॉब्लम के लिए हम पॉसिबिलिटी हो सकता है एक कोई भी लोग फेवर में ना हो, 20 में से एक फेवर वाला हो सकता है, 2 3 13 भी हो सकते हैं, 20 के 20 भी फेवर में हो सकते हैं। हमने कितने निकालने हैं? 13 एंड इन फेवर। तो हम फिर उसे कहेंगे कि 13% जो है वो है। तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि सिर्फ 13, सिर्फ एक 13, एटलीस्ट 30 एट मोस्ट 13 का वर्ड उसने नहीं बोला हुआ, तो देन 16.6। और एक और बात मैंने ये कही थी कि 20 लोग हैं, 13 लोग फेवर में हैं, तो फिर 7 कौन होंगे? नॉट फेवर वाले होंगे। फेवर में अगर 60% है तो नॉट फेवर में कितने हैं? 40% होंगे। तो एक चीज नोट आप करेंगे, चीज नोट आपने ये करनी है कि यहां पर जो डेटा सेट मेंशन है, इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली आप जरा नोट करें कि 13 लोग अगर फेवर में हैं तो देखें नीचे फेवर की प्रोबेबिलिटी भी आ रही है, ठीक है ना। 20 में से 7 बाकी फेवर में नहीं है, तो किसके ऊपर ये लिखा गया है? जो फेवर में नहीं है। तो ये जरा एक चेक कर लिया करें कि क्या आपने ये ठीक करके लिखा हुआ है। ऑटोमेटिकली फार्मूला वही मैंने लगाया हुआ है, NCX वाला, P पावर X वाला। देखें X कौन है? नंबर ऑफ पर्सन दैट आर इन फेवर। N कौन है? टोटल, माइनस फेवर वाले निकाल देंगे तो नॉट फेवर वाले रह जाएंगे, विच इज 7। फार्मूले में भी ऐसा ही है। तो एक्चुअली दोनों ही कैटेगरीज आती हैं, P भी आता है Q भी आता है। P के ऊपर P का नंबर आ जाता है और Q के ऊपर जो है वो Q का एक्चुअली नंबर जो है वो फेवर में वो वाली चीज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि ये अब आपको चीज क्लियर हो गई।
अच्छा, अभी चूंकि थोड़ा टाइम है तो एक और क्वेश्चन आप लिखेंगे। डेटा वही है कि 60% पॉपुलेशन जो है वो फेवर में है, 19 जो है वो ये है और 30 जो है वो ये है, तो डेटा एक्चुअली वही है। लेकिन मैं जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूं। तो स्टेटमेंट जो है वो मैं चेंज कर रहा हूं। तो अब आपने क्वेश्चन लिखना है, फाइंड probability that out of 20, जो लोग, जितने लोगों का हमने डेटा कलेक्ट किया या जितने लोगों का हमने सैंपल लिया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 20 एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हैज नो ओपिनियन। At most 2 has no opinion। फेवर वाले जो हैं वो 60% है, अगेंस्ट जो हैं वो 30% है और नो ओपिनियन वाले भी 10% है। ये बेसिक डेटा है और एन जो है वो हमारे पास 20 बनता है। अब मसला ये है कि जी एन पी जब तक आपको नहीं पता चलेगा, जाहिर है उस वक्त तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, और उससे पहले एक्स। तो ये क्वेश्चन है ये वाला। अब आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना। देखें जरा आप कैसे कर सकते हैं आपके पास 2-3 मिनट। जी, कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है? तनवीर ने भी सॉल्व किया। ओके, अच्छा जी। तनवीर, आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि आपने इस डेटा के लिए
एक्स क्या रखा है, यानी कि एक्स नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने एक्स क्या रखा है इस डेटा के लिए? 2 रखा है सर। नहीं, एक्स वो तो स्टेटमेंट आएगी, नॉट 2, वो तो एक स्टेटमेंट होगी। अच्छा, नंबर का वर्ड स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ ऐसे करके। नंबर ऑफ, हाँ जी, आगे लिखना आपने, दैट हैज नो ओपिनियन। भाई एक्स आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो आपकी इंटरेस्ट है उन लोगों में जिनका कोई ओपिनियन नहीं है। यस सर। N20 ये तो चले ठीक हो गया। P आपने क्या रखा है? P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये क्या 10 रखा रखा है। हाँ 10 है, इसलिए कि ये जो वर्ड यहां नंबर है, यहां आपने इसको प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ओपिनियन, और वो 10% है। ओके चलें, ये बात तो ठीक हो गई। तो आपने ना यहाँ पर एक्स जो इंटरेस्ट है उसका नंबर आपने डिफाइन करना है कि जी क्या क्या नंबर है। अच्छा, अब इसके बाद आप चले, ये एन और पी तो बातें क्लियर हो गई कि ये एन और पी जो है वो हमारे पास आ गया है, एंड देन हमने उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट की है? सर 0.285 नहीं, किस किस चीज की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की है? हो सकता है 0 का नो ओपिनियन हो, एक शख्स का नो ओपिनियन, 2 3 4 अप टू 20 के 20 लोगों का हो सकता है कोई ओपिनियन ना हो ना, नो ओपिनियन। एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, 2 या 2 से भी कम। ये तो फिर अगर आप वो जो ऑप्शन यूज करेंगे 0 से लेके 2 तक, 20cx और मल्टीप्लाई 0.10 पावर x मल्टीप्लाई 0.90 पावर 20 माइनस x, इसे आपने सॉल्व करना है। चूंकि ये मैंने अपने पास से आपको प्रॉब्लम लिख के दिया था, तो मुझे इसका ट्रू आंसर याद नहीं है, मतलब मेरे पास है नहीं, लेकिन बहरहाल अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर्स पे एग्जैक्टली इस तरह से अगर आप लिखेंगे, देन जो भी इसका आंसर आएगा वो आपके लिए ट्रू आंसर होगा। ठीक है जी, तो आज के लिए दैट्स ए। और अगर आप अपने टेस्ट के रेलेवेंट मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट में मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, तो आप मुझसे क्वेश्चन आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।